गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का झारखंड बोर्ड जो लॉन्च किया है सैम्पल पेपर, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें टोटल 1 घंटा समय मिलेगा, 1 घंटा समय मिलेगा और इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 रहेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट आर देयर। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, तो ये है 7। तो एसआई यूनिट जो है ये 7 बेस यूनिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस, मतलब कि एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करेगा, एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो एक साल में कितना लाइट ट्रैवल कर रहा है, लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड होता है। और हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना ले रहे हैं, 365 डेज। 365 डेज मीन्स 1 ईयर। इसमें 24 आवर होता है, 365 डेज, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मिल करके आएगा ये 9.46 × 10⁻15 मीटर, जो कि एक साल में लाइट ट्रैवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं F = Gm1m2/r² होता है। तो यहाँ से हम लोग G निकालेंगे जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा F² Gm1m2। ये G तो नहीं होगा। तो ये फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/T-2। R का क्या हो जाएगा, L2, और m1 m2, तो इसका क्या हो जाएगा, m2। ठीक है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, मतलब ये पूरा हट जाएगा। इसका टोटल बनेगा m-1, एक ऊपर गया, L ये 2 है और यहाँ पे 1 है L, तो L 3 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो ये हो गया m1L3T-2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें L-1, ये C नंबर। देन C नंबर इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अ पर्सन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, इसमें है अ पर्सन ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। यहाँ पे टाइम क्या है, दोनों इक्वल है। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे जैसे कि एक पॉइंट A से B तक ट्रैवल किया, ये v1 वेलोसिटी से, और B से C तक ट्रैवल किया ये v2 वेलोसिटी से, और दोनों में जो टाइम है
वो टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 कितना हो जाएगा, v इंटू टी, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा सिंपली v1 और इंटू टाइम। यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस b से c तक के लिए, तो v2 t। और हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 मीन्स v1 t प्लस v2 t, ये हो जाएगा v1 t प्लस v2 t अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम टोटल कितना लग रहा है, t प्लस टी, t प्लस टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से t को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, v1 प्लस v2 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2t, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, लास्ट आपका बचेगा क्या, ये v1 प्लस v2 अपॉन t। तो ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे किस में है, तो ये है सेकेंड नंबर, मतलब कि B। देन B इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है एट द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि इस तरह से उसका पाथ फॉलो करता है। तो ये पाथ में क्या होता है कि x डायरेक्शन में ये हो गया, x डायरेक्शन में एट द टॉप हमको देखना है, तो यहाँ पे v तो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाता है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाता है, तो वो एक फोर्स नीचे की तरफ हमेशा लगते रहता है, वो आपका होगा g, वो क्या हो जाएगा g, ठीक है, जो कि ग्रेविटी पुल करता है नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, जो कि जी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, इसमें देखते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा, ये मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेशनल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड थंब रूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अबाउट रहेगा, ये इस एक्सिस के अबाउट रहेगा। इसका जो डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का वो वेक्टर अलोंग का होगा, ये हो जाएगा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ठीक। आगे नेक्स्ट देखेंगे। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, इसमें ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, सिंपल पाथ, ठीक है, पाथ मतलब रास्ता, कि कैसा रास्ता तय कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसा रास्ता तय करता है, ये पैराबोला पाथ को तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। मिनिमम नंबर कितना होगा जो अनइक्वल वेक्टर लेना है और इसमें जीरो रिजल्टेंट आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर मान के चलिए कि हम एक वेक्टर लेते हैं, ये 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और एक हम लोग लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स
इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग आई कैप ले लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आई कैप और इस माइनस आई कैप, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो रिजल्टेंट 0 आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक और वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, एक हम लोग इस डायरेक्शन में लिए, दूसरा हम लोग वेक्टर इस डायरेक्शन में लिए और तीसरा हम लोग वेक्टर इस डायरेक्शन में लिए। और मान के चलिए कि ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन ले लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा फिर इस तरह से। तो कम से कम हमको 3 वेक्टर चाहिए जिसका रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर ये सर्कुलर मतलब कि एक पॉइंट से शुरू होकर के यही पॉइंट पे सेम पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 वेक्टर होना चाहिए जो कि 0 रिजल्टेंट देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। जैसे कि अगर फ्रिक्शन फोर्स को देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इधर की तरफ अगर मूव करेगा तो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर पे। मूव अगर इधर करेगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मूविंग इधर है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग इधर है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। लेकिन जब ये रेस्ट पे रहेगा, ये क्या है, ये मूव कर ही नहीं रहा है, ये क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। जिस टाइम रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें लगेगा ही नहीं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। देन इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। बॉडी क्या बोला है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये एक 10 नंबर क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। द बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, ठीक है। जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स जो लग रहा है ये दोनों पे कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। और मास कितना कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है जो कि m1 4 kg, m2 ये कितना दिया हुआ है 5 kg। ये दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी मतलब हल्का बॉडी का, मतलब m1 के साथ में जो एक्सेलरेशन असाइन कर रहा है वो कितना है, एक्सेलरेशन a1 बोल सकते हैं इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फोर्स दोनों का सेम है, तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू m1 a1, ये कितना हो गया, m1 इज 4 इंटू a1 इज 2, देन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 8 न्यूटन लिख सकते हैं ना इसको, 8 न्यूटन, ठीक है। देन बोल रहा है कि इसके लिए कितना हो जाएगा मास, इसके लिए जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि फोर्स ये F1 F2 दोनों के लिए सेम हो जाएगा। देन F1 F2 M2 A2 ये कितना हो जाएगा, ये तो F निकल करके आ गया मेरा, कितना है 8 न्यूटन है, ठीक है, 8 न्यूटन। तो M2 कितना है, M2 यहाँ से देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू A2, देन 8/5 इज इक्वल टू A2, ठीक है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 5 वन टाइम में एंड 5.6, हाँ ठीक है। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स दोनों का सेम लग रहा था, दोनों पे जब फोर्स लग रहा था वो सेम लग रहा था, ठीक है। इसलिए F जो शुरू में क्या किए, फोर्स निकाले, बाद में क्या किए, इस पे ये जो फोर्स का वैल्यू है वो M2 A2 के ऊपर हम लोग रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। अगर फायरिंग करने से पहले लीनियर मोमेंटम क्या होगा। लीनियर मोमेंटम जो गन है, जैसे कि कोई गन है, ठीक है, तो ये गन में बुलेट रखा हुआ है और ये अभी फायरिंग नहीं है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मोमेंटम जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। अगर v 0 है तो मास कुछ भी रहे, मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 0। देन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ये किसके बराबर होगा, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, आर इक्वल, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, कैंसल ईच अदर, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये एक्शन एंड रिएक्शन ये वर्ड कहाँ पे मिला है, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ये पहले कहाँ मिला है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ में यहाँ पे जब भी कोई एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे ये एक्ट करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अ बॉडी, 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई सम हाइट पे है तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी असाइन है, ठीक है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, देन यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मास कितना है, मास कितना है, ये 100 kg है। और यहाँ पे देखेंगे हाइट कितना है, हाइट कितना है, 10 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m कितना है, ये 100 है, g कितना है, 9.8 है, हाइट कितना है, ये 10 मीटर है, ठीक है। और यही किसके बराबर होगा, यही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9800, ठीक है, इतना जूल, 9800। देन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, जो पाथ पे डिपेंड करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या करता है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ये सब, ठीक है। ये सब पाथ पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर in a direction of making an angle 60 degree with the force. The work is done by
फोर्स विल बी, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है, ये 50 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, सो भी फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर पे, और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, और ये अपने जगह से डिस्प्लेस करके कितना गया, 10 मीटर आगे की तरफ शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे कितना वर्क किया गया, वर्क कितना किया गया इसको निकालना है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर डॉट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ कितना दिया हुआ है मेरे पास, 10 न्यूटन है, तो एफ 10, एंड एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कितना किया, 10 मीटर, 10 मीटर, सॉरी, ये फोर्स 50 दिया हुआ है ना, फोर्स 50, डिस्प्लेस कितना किया है, 10 मीटर, ठीक है, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60, देन कॉस 60 इज कितना होता है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, यहाँ से 2 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 250 जूल। देन वर्क कितना आ जाएगा, वर्क कितना किया गया है, 250 जूल का वर्क किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय अ बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपका ऑप्शन है। इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें डी जो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जो लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस पर डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी इस पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं रोटेशन में है, जैसे कि ये साइकिल है, साइकिल का स्पोक है ये सब, ठीक है, तो इसके किनारा पे हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है इसका मास ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस स्पोक, ठीक है, तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस इस पे भी डिपेंड करता है। देन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, फोर्स, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन वो किसके वजह से होता है, फोर्स के वजह से होता है। और रोटेशनल, जैसे कोई भी चीज़ अगर घूम रहा है,
ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा वर्क काम करता है, कौन सा फोर्स काम करता है, तो ये होता है टॉर्क। ठीक है, तो ये फोर्स के जैसा ही जो लीनियर एक्सेलरेशन में जो फोर्स वर्क कर रहा है वही वर्क यहाँ पे जो वही काम जो टॉर्क है वो रोटेशनल को करवाने के लिए वही टॉर्क काम कर रहा है। मतलब कि टॉर्क और फोर्स एक जैसा चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वही एनालॉग होगा, रोटेशनल एनालॉग ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा बी, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0, द हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, द डेप्थ इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ, द पॉइंट इन बिटवीन द पोल एंड द इक्वेटर। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, द डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, हम लोग जानते हैं क्या है, जो अर्थ होता है इसके कोर पे ग्रेविटेशन जी का वैल्यू क्या होता है, वो 0 आता है। इसके जी पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डेप्थ है वो कितना है, डायमीटर के आधा है। बी ऑप्शन में देखेंगे, द डेप्थ ऑफ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर। हाफ ऑफ द डायमीटर क्या हो जाएगा, मतलब कि रेडियस का बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब रेडियस, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देन जी बिकम 0, तो कहाँ पे होगा, द डेप्थ ऑफ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल मैक्सिमम एट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो ये मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है V G m/r होता है। ठीक है, अगर r हम लोग बढ़ाते हैं, इन्फिनिटी तक लेकर के जाते हैं, तो ये V भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ मास, नहीं, इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, वो इन्फिनिटी पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट वो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट है, तो वो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट है हम लोग वो देखते हैं। जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, 2 पाई r³/g m। ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये मास क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, मतलब रेडियस पे तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इस पे भी नाइदर मास एंड सैटेलाइट नॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो इसमें ये ए नंबर सही हो जाएगा। मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो m है ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। तो टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास ऑफ द सैटेलाइट का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी कितना स्टोर्ड कर रहा है, ये क्या होता है,
1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, तो ये किस चीज़ में है, ये किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस, देन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। यू यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, एनर्जी को शो कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ gases decrease with increase in temperature, liquid increase with increase in temperature, gases increase with increase in temperature, liquid decreases with increase in temperature। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो लिक्विड के केस में क्या होगा कि लिक्विड इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। लिक्विड कैसे इंक्रीज करेगा, गैसेस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैसेस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। जैसे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो घी होता है या फिर कोई ऑयल होता है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, इसका जो विस्कोसिटी है वो कम होता है। विस्कोसिटी क्या होता है, घटता है, मतलब वो ज़्यादा पिघलने लगता है। ठीक है, जैसे गाढ़ा होने के बजाय ये क्या होता है, पतला होता है। विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, पतला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिक्विड डिक्रीजेज, लिक्विड में विस्कोसिटी क्या होगा, इसमें डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Water can rise up to the height h in capillary tube if the tube is cut to half its size, the water is in the tube will, ये क्या हो जाएगा, not overflow। मतलब कि जैसे कि ये पतला पाइप है, पतला पाइप, इसी को क्या बोला जाता है, कैपिलरी ट्यूब। ये बहुत नैरो पाइप होता है, क्या होता है, बहुत नैरो पाइप होता है, इसी को कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें बीच में इसको काट देते हैं तो इसमें क्या होगा, हाफ ऑफ, इसको हम लोग क्या करते हैं, कट लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा, ओवरफ्लो पानी करेगा या नहीं ओवरफ्लो करेगा, या फिर नहीं राइज करेगा, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट ओवरफ्लो। इसमें ओवरफ्लो नहीं करेगा, काटने के बाद क्या करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये एक वाटर का एनालॉमस बिहेवियर है। ठीक है, ये एक अजीब सा बिहेवियर है इसमें। तो क्या करेगा, वाटर का वॉल्यूम है वो क्या करता है, हीट व्हेन 0 डिग्री से 4 डिग्री जाता है तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका डेंसिटी क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन, ये क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है। ठीक है, बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा होता है। गामा क्या होता है, ये 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इसमें अगर रेशियो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 है, मतलब 1:2:3, इस तरह से दिया हुआ 1:2:3। बट यहाँ पे एक चीज़ ट्विस्ट दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ लीनियर के बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बाद एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, लीनियर है, लीनियर 1 है
ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम 3 है और उसके बाद एरिया दिया हुआ है तो इसका 2। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है क्वेश्चन कि पहले क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है। तो 1:3:2 हो जाएगा, 1:3:2। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ए आंसर सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से पहले दिया रहता, वॉल्यूम फर्स्ट दे दिया रहता, लीनियर बाद में दिया रहता, ठीक है, उसके बाद फिर एरिया दिया रहता तो इसका कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। वॉल्यूम कितना बन जाता है, वॉल्यूम 3 बन जाता और ये 1:2। इस तरह से इसका आंसर हो सकता था। अगर इसको आगे पीछे करेगा तो इसका आंसर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये पहले दिया हुआ है क्या, लीनियर के लिए, फिर दिया हुआ है वॉल्यूम के लिए, फिर दिया हुआ है एरिया के लिए। जैसे पूछा है उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। जीरोथ लॉ ये किस चीज़ पे काम करता है, इंटरनल एनर्जी नहीं, हीट कॉन्सेप्ट, प्रेशर, टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टेम्परेचर जीरोथ लॉ से हम लोग किस चीज़ को जानते हैं, टेम्परेचर को हम लोग जानते हैं। जैसे कि ये कोई बॉक्स ए है, ये बी है, ये सी है और ये, ठीक है, ये इससे हीट एक्सचेंज कर रहा है, इससे भी हीट एक्सचेंज कर रहा है, देन ये ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ए और बी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग वाल है, नॉन कंडक्टिंग वाल है, हीट नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तब भी ये क्या होगा कि जब ये ए से सी की तरफ, ए और सी हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, बी और सी हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ए और बी भी क्या रहेगा, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए एंड बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट किस चीज़ को समझ में आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब्ड मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, तो हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये होता है हमारा फॉर्मूला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। तो Cp माइनस Cv कौन सा में है, Cp माइनस Cv, D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मेयर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ पे, इसका इक्वेशन क्या देता है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, dq इंटरनल एनर्जी प्लस P dV। ये जितना हम लोग हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, फिर ये वर्क करेगा, यही क्या होता है, वर्क भी होता है, ठीक है। ये वर्क, कितना वर्क किया और कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज किया। तो ये किस लॉ, ये जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस चीज़ को ये डिस्क्राइब करता है। तो ये dq इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क जो कि P dV है। तो ये हमारा है ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। dq इज इक्वल टू du प्लस P dV, ठीक है। आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या होता है, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, ठीक है। एक हम लोग जानते हैं 3/2 kT। यहाँ पे k क्या है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये 3/2 भी कांस्टेंट है,
ये सारा कांस्टेंट हो गया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे 4 क्वेश्चन नंबर, अ गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बी हो जाएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। हाँ, देन डी, इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, डी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 36 है, 36, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो कोई पेंडुलम है या फिर एक झूला है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठ करके झूल रहा है। ये बैठ करके स्टार्टिंग में कैसे झूल रहा था, बैठ करके झूल रहा था। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई एल अपॉन जी, अंडर रूट ऑफ एल अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये शुरू में बैठ करके झूल रहा था। अब ये क्या किया कि ये खड़ा हो गया। तो खड़ा होने के बाद ये जो लेंथ हम लोग ले रहे थे शुरू में, ये एल ले रहे थे। जब खड़ा होने के बाद ये यहाँ पे इस पे खड़ा हो गया झूला पे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास वो शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका एल डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, एल डिक्रीज हुआ, मतलब एल बड़ा है एल डैश से। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो लेंथ शुरू में था उससे डिक्रीज होकर के एल डैश बना, मतलब कि कम हुआ लेंथ। तो ये इस चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब कि टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो इन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा या घटेगा। अगर लेंथ घट रहा है तो टाइम पीरियड भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज वी। मतलब v इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx, यहाँ kx स्क्वायर, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है कि जिस टाइम 2 किलोमीटर इसको शिफ्ट किया गया, मतलब स्ट्रेच किया गया, तो उस टाइम जिस इसका एनर्जी बन रहा है वो v बन रहा है। ठीक है, अगर उसी स्प्रिंग को 10 किलोमीटर स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें कितना एनर्जी आता है। तो इसको हम लोग u डैश ले लेते हैं। ठीक है, u डैश 1/2 kx स्क्वायर। इस केस में अगर इसको देखेंगे तो 1/2 k इंटू ये x कितना था, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2 k 4। ठीक है, और इस केस में देखेंगे u डैश, तो ये कितना आ रहा है 1/2 k इंटू ये 10 किलोमीटर, देन ये कितना हो जाएगा 100, ये 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 k इंटू 10 का 100, ये सिंपल कितना हो जाएगा 100। ये दोनों का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। देन v अपॉन u डैश, ये कितना आ जाएगा v अपॉन u डैश, देन 1/2 kx स्क्वायर 1/2 k
इंटू 4 है अपॉन 1/2 इंटू के इंटू 100 है। तो ये 1/2 कैंसिल, के कैंसिल, 4 और 100 तो ये 25, ये वन टाइम में। तो v अपॉन u डैश ये कितना आ रहा है 1/25। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो u डैश कितना आ जाएगा, u डैश ये आ जाएगा सिंपली v/25। कितना होता है 25 भी ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जो u डैश है वो कितना आ रहा है 25v के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना हो गया था 25v, डी हो गया था ना, इसका आंसर कितना हो गया 25। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन, मतलब साउंड प्रोपोगेशन, साउंड ट्रैवल करता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो बी इसका 39। इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन रेशियो। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक, तो ये हो जाएगा सी, इसमें सी होना चाहिए। सी इज द 1:2:3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सा वेव है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रांसमिट करता है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।